नमस्ते फ्रेंड, आप सभी को मेरे चैनल पर स्वागत है। तो चलिए शुरू करते हैं एक नई कहानी और पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब कमेंट शेयर ज़रूर कीजिएगा। माँ माँ उठो। पर क्यों बेटा, अभी तो सुबह के 4 बजे हैं, इतना जल्दी क्यों उठा रहा है बेटा? सावित्री जी आंख मलती हुई उठी। माँ को अपने बेटे के कमरे में सोता देख रमन का खून खौल उठा। आपसे कितनी बार कहा है कि बच्चों के कमरे में मत सोया करिए, पर समझ नहीं आता, पूरे दिन खांसती रहती हैं। जब जब कमरे में सोती हूँ एक अजीब सी बदबू छोड़ जाती हूँ। हर बार कमरे को सैनिटाइज करना पड़ता है, कहीं बच्चा मेरा बीमार न हो जाए। सीढ़ी के नीचे थोड़ा सा जगह है, वहाँ कोने में क्यों नहीं जाकर सोती हैं? पूरे घर में डेरा डालने की क्या ज़रूरत है? यह तुम्हारा गांव नहीं है। और यह क्या, तुमने अपना गंदा चादर मेरे बेटे को ओढ़ा रखा है? तुम्हारी इतनी हिम्मत? तेरा गंदा चादर मेरे बच्चा ओढ़ेगा, बीमार हो जाएगा। हमारे घर की नौकरानी भी तुमसे ज़्यादा अच्छे से रहती है। बेटे की कड़वी बातें सुनकर सावित्री जी की आंखों में आंसू छलक पड़ी। अब घूर घूर कर क्या देख रही हो, जाइए यहाँ से। तभी मनीषा ने कमरे में प्रवेश किया। हाय डार्लिंग, कैसी रही तुम्हारी रात की पार्टी? रमन बोला। मनीषा गले में हाथ डालते हुए बोली, बेबी रात भर पार्टी और डांस करके मेरे हाथ पैर में बड़ा दर्द हो रहा है। मुझसे आज कोई काम नहीं होगा। बुढ़िया से बोल देना कल सारा काम संभाल लेगी। अरे सासू माँ जाग रही हैं? रमन बोल पड़ा। माँ को खांसी की वजह से मेरा बच्चा बीमार ना हो जाए, इसलिए मैंने कहा दूसरे कमरे में जाकर सो जाइए। बार बार इस घर में अपनी हैसियत भूल जाती हैं। 2 कौड़ी की नौकरानी कहीं की। माँ देख नहीं रही है आपकी बहू कितनी थकी हुई आई है पार्टी से? जाकर इसके लिए गर्म तेल लेकर आइए और मनीषा के पैरों में तेल लगाकर थोड़ी दबा दीजिए। तभी अचानक अपने गाल पर पड़े चटा की आवाज़ से दोनों बेटा बहू के पैर तले जमीन खिसक गई। माँ आपकी इतनी हिम्मत कि एक और तमाचा रमन के गाल पर पड़ा। बस बहुत हुआ, तुम लोगों को शर्म नहीं आती अपनी माँ का अपमान करते हुए? अरे कम से कम मेरी उम्र का ही लिहाजा कर लेती। सासू माँ हद में रहिए, आप जानती नहीं है मुझे, मैं अपने आ गई तो तुमको। तभी एक और थप्पड़ से मनीषा जमीन की धूल चाट गई। अच्छे से जानती हूँ तुम्हें, निहायती बदतमीज औरत हो तुम। अरे 4 अंग्रेजी अक्षर क्या पढ़ लिया, अपने सारी सभ्य संस्कृति सब भूल गई? अभी 4 झापड़ और लगाऊंगी ना तो सारी अंग्रेजी निकलकर बाहर आ जाएगी, समझी तुम? और बेटा तुम, वे तो बहू है, लेकिन क्या तुम पत्नी के प्रेम में अंधे हो गए हो कि तुम्हें माँ का दर्द का रत्ती भर एहसास नहीं होता? क्या कहा? और तुमने आज माँ के चादर ओढ़ने से तुम्हारे बच्चे को इन्फेक्शन हो जाएगा, सिर्फ इसलिए कि बुढ़ापे में मुझे सर्दी खांसी रहती है। लेकिन मैंने तो कभी बचपन में तुझे खुद से दूर नहीं किया, जब तुझे आए दिन हैजा, निमोनिया, मलेरिया और ना जाने क्या क्या बीमारियाँ लगी रहती थी। मैंने तो कभी तुमको अपने आंचल से उतरने तक नहीं दिया। छी, तुम लोग अपने आप को पढ़े लिखे कहते हो? अगर पढ़ लिख कर इंसान तुम्हारे जैसा बनता है और बड़े होकर अपने माँ बाप के साथ ऐसा दुर्व्यवहार करता है तो लानत है तुम जैसे पढ़े लिखे बच्चों पर। इससे अच्छा तो फिर अनपढ़ ही ठीक है, कम से कम वे अपनी सभ्यता संस्कृति तो नहीं बोलता है। क्या इसी दिन के लिए तुम्हें पाल पोस कर दुनिया से अकेले लड़कर तुम्हें इस काबिल बनाया गया कि तुम बुढ़ापे में अपनी माँ के आत्मसम्मान को तार तार करो? क्या कुछ नहीं किया मैंने तुम्हारे लिए, लेकिन आज तुमने अपनी पत्नी के आगे एक माँ के सम्मान को मिट्टी में मिला दिया। लेकिन बस, अब बहुत हुआ। अब मैं तुम लोगों की एक नहीं सुनने वाली। तुम लोगों का क्या करना है यह भी मैं अच्छे से जानती हूँ। दोनों बहू बेटे माँ का यह रूप देखकर सन खड़े रह गए। उन्होंने कभी सोचा ही नहीं था कि अकेले माँ इतना साहस भी दिखा सकती है। सावित्री जी इतना कहकर अपने कमरे में आ गईं और फूट फूट कर रोने लगी। क्या कुछ नहीं किया मैंने इसके लिए, लेकिन आज इसने सारी। सावित्री जी ने कितनी दिक्कतों का सामना करके बेटे को पाल पोस कर इस काबिल बनाया था कि उनका दिल ही जानता है। सौभाग्यवश पति की मृत्यु के बाद किसी स्कूल में दाई की नौकरी मिल गई थी, तो उनके बच्चे रमन को भी फ्री में स्कूल वाले पढ़ने का मौका दे दिया। स्कूल में ही एक कमरा मिल गया था। ऐसे ही धीरे धीरे समय बीतने लगा था। स्कूल में साफ सफाई करके बेटे को पढ़ाया और नौकरी के बाद एक लड़की से उसकी शादी कर दी। सोचा था बहू आएगी तो इतने सालों से जो उनके अकेलापन और दर्द वह सहती आ रही थी वह ख़त्म हो जाएगा। लेकिन कोई कितना भी चाह ले, मिलना उतना ही है जितना नसीब में हो। धीरे धीरे बहू ने उनकी दुर्दशा करनी शुरू कर दी, यहाँ तक कि नहाने धोने और खाने पीने पर भी पाबंदी लगा दी। आज बहू बेटे की शादी के साल
सालगिरह थी और वह अपने घर के बाहर एक छोटी सी कोठरी में लेटी हुई आराम कर रही थी। सावित्री जी अपनी खटिया पर लेटी थी कि तभी दरवाजे पर एक जोर से झटका लगता है और दरवाज़ा खुल जाता है। 2 आदमी सावित्री जी को खटिया समेत उठाकर एक किनारे कर देता है। सावित्री जी हड़बड़ाकर उठ बैठती हैं और उनसे पूछती हैं, ये सब क्या हो रहा है? हमें इस कमरे का पंखा खोलने के लिए भेजा गया है, इसलिए तुम्हें हटाया है अम्मा। एक आदमी ने कहा। पंखा खुलवाने को भेजा गया है? पर किसने भेजा है? बहू ने, सावित्री जी ने कहा। तब तक मनीषा बहू उस कमरे में आकर कहती है, अरे जल्दी खोलो, पंखा बाहर बरामदे में लगाना भी है, थोड़ी ही देर में मेहमान भी आने लगेंगे। बहू, यह पंखा खुलवा कर कहाँ ले जा रही हो? और फिर यहाँ बिना पंखे के मैं कैसे रहूँगी? कितनी गर्मी है। पहले मेरा कमरा छीनकर यहाँ खटिया लगवा दिया, जिससे मेरे कमर का दर्द बढ़ता ही चला जा रहा है, और ऊपर से पंखा भी न रहेगा तो मैं कैसे सो पाऊंगी? सावित्री जी ने कहा। सावित्री जी की इस बात से मनीषा उन्हें एक चांटा लगाकर कहती है, बुढ़िया, तुझे जो यह छत और 3 पहर का खाना मिलता है ना, उसके लिए मेरा शुक्र मना। बिस्तर और पंखा चाहिए महारानी को। पता भी है कितना बिजली का बिल आता है? तुम्हें क्या पता होगा? दिन भर पड़े रहना है और चढ़ना है, इसके अलावा और काम भी क्या आता है तुझे? सावित्री जी बेचारी और कुछ कहने की हिम्मत नहीं जुटा पाती और वापस जाकर अपने खटिया में बैठकर पसीना पोंछने लगती हैं। आज घर में पार्टी थी। सावित्री जी के बेटे रमन और बहू मनीषा की शादी की सालगिरह थी, जिस पूरे घर को सजाया जा रहा था। जहाँ घर के कोने कोने को रोशनी और पंखे से सजाया जा रहा था, वहीं सावित्री जी के कमरे से पंखा भी हटा लिया गया। खैर, मनीषा और रमन भाग भाग कर सारा काम देख रहे थे कि तभी हलवाई मनीषा से कहता, मैडम, अचानक से मेरा सहायक बीमार पड़ गया है, तो मैंने किसी और से बात की है। वह अभी आता ही होगा, पर वह बड़ा सुस्त है, धीरे धीरे काम करता है, इसलिए रसोई का काम अभी ही शुरू कर देता हूँ। पर मुझे एक और सहायक की ज़रूरत पड़ेगी। तुम्हें किस काम के लिए सहायक चाहिए? मनीषा ने पूछा। सब्जियाँ काटने और जूठे बर्तन धोने और जूठी टेबल पोंछने के साथ साथ पूरियाँ भी बेल सके, इसके लिए मुझे एक सहायक की ज़रूरत होगी, हलवाई ने कहा। चिंता मत करो, अपने उस आदमी को आने से मना कर दो। मेरे पास एक सहायक है जो यह सारे काम अकेले ही कर देगी। मनीषा ने यह कहा और थोड़ी ही देर में सावित्री जी को खदेड़ते हुए आई और बोली, यह लो, ले आई तुम्हारी सहायक को। पर यह तो काफ़ी बुजुर्ग हैं, क्या यह इतने सारे काम कर पाएंगी? अरे मैडम, कहाँ से ले आई हैं आप इस बेचारी को? इतना काम कैसे करेंगी? इतने बड़े बड़े पतीला यह धो पाएंगी? करने की कोई ज़रूरत नहीं है, तुम अपना काम करो और इसे इसका काम बता दो। यह कहकर मनीषा वहाँ से चली गई। इधर हलवाई ने सावित्री जी से कहा, अम्मा, तुम यहाँ बैठकर यह सारी सब्जियाँ काट दो। वहाँ सब्जियाँ के ढेर पड़े थे, जिसे देखकर हलवाई सावित्री जी से पूछता है, काट लोगी ना अम्मा इतनी सब्जियाँ? अच्छा बताओ, घर में और कोई नहीं है क्या जो तुम इस उम्र में यह काम करने आई हो? मानता हूँ कोई काम छोटा या बड़ा नहीं होता, पर अपनी उम्र तो देखो। क्या कहूँ बेटा, जब किस्मत ही खराब हो तो उम्र को भी हार मानना पड़ता है। मुझे जो यहाँ छोड़कर गई है अभी, वह मेरी बहू है, सावित्री जी ने कहा। क्या वह तुम्हारी बहू है? मतलब तुम इस घर की मालकिन होकर नौकर का काम कर रही हो? पर क्यों अम्मा? उस हलवाई ने पूछा। मालकिन, मैं एक बुढ़िया हूँ जिसको उसके बेटा बहू एहसान कर रख रहे हैं। 2 वक्त की रोटी देते हैं तो क्या हुआ वह अगर बासी हो, पहनने को कपड़ा देते हैं तो क्या हुआ वह अगर फटे पुराने हो, रहने को घर दिया तो क्या हुआ जो सारे काम मुझे ही करने होते। इस उम्र में बच्चे से इतना एहसान मिल रहा है तो यह क्या काम है? आखिर इसी दिन के लिए तो माता पिता अपने बच्चे को बुढ़ापे की लाठी कहते हैं। पर यह कोई नहीं कह सकता कि वह लाठी आपको सहारा देगी या उसके ऊपर ही पड़ेगी, सावित्री जी ने कहा। हलवाई सावित्री जी के बातों को ध्यान से सुन रहा था कि तभी सावित्री जी कहती, चलो बेटा, अब मुझे क्या करना है यह बता दो। भाई, बुढ़ी हड्डियाँ थोड़ा धीरे धीरे काम करेगी, उस पर अगर बातें करने लगो तो और भी देरी हो जाएगी काम में, जिससे तुम्हें थोड़ी फटकार मिलेगी, पर मुझे तो खाना ही नहीं मिलेगा। थोड़ी देर बाद मेहमानों का आना शुरू हो गया कि तभी मनीषा रसोई में आकर कहती है, सुन बुढ़िया, तुम्हें बाहर नहीं आना है किसी भी हाल में। मैंने सारे मेहमान को तुम्हारे तीर्थ पर जाने की बात कह रखी है, इसलिए गलती से भी अपना चेहरा मत दिखा देना। उसके बाद पार्टी शुरू हो जाती है। पूरे दिन रसोई में बैठे बैठे सावित्री जी की हालत ख़राब थी, ऊपर से उनसे काम भी कराया जा रहा था। हलवाई तो फिर भी बाहर पंखे के नीचे बैठकर सुस्ता आता था, पर सावित्री जी को बाहर जाने की इजाज़त नहीं थी। कुछ घंटे बाद हलवाई जाकर सावित्री जी से कहता है, अम्मा, बस पार्टी ख़त्म ही समझो, अब तुम भी खा लो और फिर बाहर चली जाना, थोड़ा आराम कर लेना, भूख
तो सावित्री जी को काफ़ी लगी थी और सुबह से खाने के बीच में बैठकर भी वह एक निवाला खाने की सोच नहीं सकती थी, क्योंकि मनीषा की पूरी नज़र सावित्री जी पर ही थी। अगर उसने उन्हें ऐसे खाते देख लिया तो वह उनका खाना यह कहकर बंद कर देगी कि आपका तो पेट भर ही गया होगा। ना सावित्री जी को अब खाने देगी और ना बाद में, और उन्हें भूखा सोना पड़ेगा। और जब सारे मेहमान चले गए और मनीषा रसोई में आई, उसने हलवाई को पैसे दिए तो इस पर हलवाई ने कहा, मैडम बर्तन को धोने के लिए एक साबुन दे दीजिए और अपने रामू को थोड़ा कुछ दे दीजिए, वह सारे बर्तन धो देगा, किसी को और कुछ नहीं दूंगी। बर्तन धोने वाली है यह मेरे पास, तो मैं फोकट में किसी को पैसा क्यों दूं। और कहना अपने रामू से जो खाना बचा वह ले जाए और तुम भी ले जाना, बस इससे ज़्यादा और कुछ नहीं दे सकती मैं। मनीषा ने कहा, पर मैडम इतने बड़े बड़े बर्तन यह बेचारी अम्मा कैसे धोएंगी, इससे तो हिलाया भी नहीं जाएगा। जहाँ पार्टी में इतने सारे खर्च किए वहाँ थोड़ा सा और खर्च भी हो जाएंगी तो क्या हुआ, बेचारे गरीब का भी भला हो जाएगा। हलवाई ने कहा, तुम्हें बड़ी पड़ी है इस बुढ़िया की। सुनो, तुम्हारे काम के तो तुम्हें पैसा मिल गया ना, अब अपना रास्ता नापो। मैं कोई यहाँ समाज सेवा करने नहीं बैठी हूँ, और इतना खाना दे तो रही हूँ मुफ्त में, उसका कोई मोल भाव नहीं है क्या? बाजार में आटे दाल का भाव पता भी है, और इसकी पूरी साल का कमाई से भी यह ऐसा खाना नहीं खा पाएगा जो इसे मैं यूं ही दे रही हूँ। मनीषा ने कहा, हम चलते हैं। हलवाई कहा, कुछ भी छोड़ने की ज़रूरत नहीं, सारा खाना ले जाओ, जो खुद ना खा सके तो अपने गले के कुत्ते को दे देना। मनीषा ने कहा, पर मैडम अम्मा ने कुछ नहीं खाया, यह कब से काम में लगी हुई थी, और जब इतना खाना बच ही गया है तो उनके लिए भी कुछ। हलवाई को इतना कहते ही मनीषा कहती, तुम यहाँ से जाते हो या नहीं? तुम लोगों से यह भी खाना ले लूँ? वैसे भी ऐसा खाना इस बुढ़िया को नहीं पचता। हलवाई बेचारा और क्या बोलता। सावित्री जी को एक दया की दृष्टि से देखा और चला गया। उसके जाते ही मनीषा सावित्री जी से कहती, सुन बुढ़िया, अभी काम खत्म नहीं हुआ, सारा बर्तन धोएगी, उसके बाद इस जगह की सफाई भी करनी है। बहू, तुमने सारा खाना उन्हें दे दिया, मैं क्या खाऊंगी? मुझे बहुत ज़ोर से भूख लगी है। सावित्री जी ने कहा, यह सारा काम पहले ख़त्म कर लो, फिर दूंगी खाना। मुझे पता है अगर पहले ही तुम्हें खाना मिले तुम सुस्ताकर काम करोगे, इसलिए पहले काम ख़त्म करो फिर खाना मिलेगा। मनीषा ने कहा, पर खाना तो तुमने सब दे दिया। सावित्री जी ने कहा, ओ बुढ़िया, तुझे क्या लगा आज घर में पार्टी है तो तुझे भी दावत मिलेगी? तेरा खाना फ्रिज में पड़ा है, कल की बासी दाल चावल हलवाई की पूरी खाने वाली। यह कहते हुए मनीषा चली गई। अब सावित्री जी अपने आंसू रोक ना पाई। सुबह से काम किया एक निवाला भी मुँह में नहीं डाला था कि मनीषा उसका खाना बंद न कर दे, पर अंत में उसे मिला क्या? वही बासी दाल चावल। आखिर ऐसा क्या पाप किया था मैंने जो यह दिन देखना पड़ रहा है? सावित्री जी ने सोचा, चलो भूख तो जोर से लगी थी, उसको मिटाना तो पड़ेगा ही, चाहे बासी दाल चावल ही क्यों न हो। सावित्री जी ने यह सोचते हुए और जूठे बर्तनों को समेटने लगी, पर जब वह एक पतीला लेकर उसके ढक्कन को हटाती हैं तो वह चौंक जाती हैं, क्योंकि उसमें थोड़ा सा खाना था। वह हैरान होकर जब सारी पतीलों के ढक्कन को हटाती हैं तो सब में थोड़ा थोड़ा खाना था। वह समझ गई थी कि यह उस हलवाई का काम है। उसने सारा खाना लेते समय मेरे भर थोड़ा थोड़ा छोड़ दिया है। वह हलवाई को दुआ देने लगी और जल्दी जल्दी पूरी हलवा लड्डू खाने लगी। सावित्री जी उन बड़े बड़े पतीलों को बड़े ही मेहनत से धो रही थी कि तभी उनका बेटा रमन वहाँ आकर कहता है, यह क्या माँ, जब और जोर लगाओ ना, खाती तो इतनी हो, सब कहाँ चला जाता है? यह सुनकर सावित्री जी कहती है, हाँ बेटा, खाती तो बहुत हूँ, पर खाना नहीं, अपनी इज्जत, अपना मान। पता नहीं लोग बच्चे के लिए इतनी मन्नत क्यों मांगते हैं। जो बच्चे बड़े होकर अपने माता पिता के साथ ऐसा बर्ताव करें, वैसे बच्चों से तो बेऔलाद होना अच्छा है। कहे तो ऐसे रही हो जैसे मुझे पैदा कर मुझ पर बड़ा एहसान किया। अरे अच्छा हो पैदा नहीं करती तो आज शायद किसी रईस के घर में मैं जन्म लेता। दिया ही क्या है आज तक तुमने या पापा ने? खुद कंगाल हूँ, मुझे क्या दोगी? ऊपर से इतने सालों से मेरे सिर पर बोझ बनी हुई हूँ। तुम्हें पालते पालते तो मैं ही चला जाऊँगा। रमन ने कहा, हमेशा सुनती आई हूँ कि माता पिता बच्चों को पालते हैं, पर आज जाना बच्चे भी माता पिता को पालते हैं। सावित्री जी ने कहा, हाँ पाल ही तो रहा हूँ माता पिता अपने बच्चे के लिए, क्या क्या नहीं करते। और एक तुम लोग हो, एक टूटा फूटा घर दिए हो मुझे, जिसको बनाने में मेरी खटिया खड़ी हो गई। ऊपर से तुम्हारा खाना पीना, दवाइयाँ, कपड़ों के खर्च, कम से कम घर के कामों में अच्छे से हाथ बटा दोगी तो मेरा खर्च थोड़ा बचेगा।
रमन ने कहा। सावित्री जी और कुछ नहीं कहती, पर बेटे की बात सुनकर उनकी आंखें भर आती हैं और वह सोचती हैं बच्चे यह कैसे भूल जाते हैं कि उनका जीवन ही माता पिता की देन है, जो वह अपनी पूरी ज़िंदगी देकर भी चुका नहीं सकते। खैर सावित्री जी को तो इन सब की आदत हो गई थी। एक दिन सावित्री जी घर के आंगन में झाड़ू लगा रही थी, तभी वहाँ पर वह हलवाई आता है। उसे देखकर मनीषा, जो वहीं आंगन में बैठे बैठे फ़ोन पर बात कर रही होती है, क्या हुआ, क्या चाहिए? वह उस दिन मेरी एक बड़ी कलछी यहीं छूट गई थी, शायद तो वही लेने आया हूँ, जाकर रसोई में देख लूँ। हलवाई ने कहा। हाँ जाओ, और ये बुढ़िया तू भी जा इसके साथ अंदर, देखना कहीं हमारा सामान न चुरा कर ले जाए, मनीषा ने कहा। सावित्री जी और हलवाई रसोई में जाते हैं। रसोई में जाते ही हलवाई कहता है, अम्मा सुनो, मैं तो यहाँ बस कलछी के बहाने से आया हूँ, दरअसल बात कुछ और है। उस दिन तुम्हारी रसोई को देखकर मैं तो हैरान ही हो गया था। इस उम्र में भी सब्जियाँ इतनी अच्छी काट लेती हो और खाना भी इतना अच्छा बनाती हो। तुम्हारे बने हलवे खीर का तो कोई मुकाबला ही नहीं, इसलिए तुम्हारे लिए एक अच्छी खबर लाया हूँ। नवरात्र चल रहा है, भंडारा बनवा रहा हूँ। एक सेठ के भंडारे में अगर तुमने ऐसी हलवा और खीर पूरी बना दी, यकीन मानो तुम्हारा जीवन ही बदल जाएगा। पर मैं यहाँ से कहीं निकल नहीं सकती, तो ये वहाँ कैसे जाऊँगी, और बेटे बहू की गुलामी की ज़िंदगी से ही परेशान हूँ। अगर उन्हें मेरे इस काम का पता चलेगा तो मुझे घर और बाहर दोनों के कामों करा कर पीस डालेंगे। ना बाबा ना, तुम तो रहने ही दो। मेरे लिए इतना सोचा उसके लिए धन्यवाद, पर मुझे अपना हुनर किसी को नहीं दिखाना। सावित्री जी ने कहा। अम्मा तुम यहाँ से कोई और बहाना बनाकर निकलना। देखो अम्मा, तुम अपने बेटे बहू की गुलामी क्यों करती हो? जब तुम्हारे पास कमाई होगी, वह भी अच्छी खासी, तो फिर तुम्हें किसी की गुलामी नहीं करनी पड़ेगी। ज़रा सोचो इस बारे में। और हाँ, यह लो मेरा नंबर, अगर करने का मन हो तो बस इस नंबर को मिला लेना। एक बात याद रखना है, छोटा मोटा सेठ नहीं है। हलवाई यह कहकर चला गया। अगले दिन सावित्री जी से कहती हैं, सुन बुढ़िया, आज बस मेरे लिए खाना बनाना, यह आज बाहर ही खाएंगे, और तेरा तो कल का बच्चा खाना फ्रिज में पड़ा ही है। सावित्री जी को तो हर रोज़ बासी खाना ही मिलता था, पर आज मनीषा को ऐसा कहने पर पता नहीं उन्हें बहुत तेज गुस्सा आया, और वह खाना बनाकर मंदिर जाने का बहाने हलवाई को फ़ोन कर उस काम के लिए हाँ कर देती है। वह अब जब भी हलवाई जहाँ कहता है वहाँ वह चली जाती है। खीर हलवा बनाने उस सेठ के घर खीर बनाने के बाद वह इतनी प्रसिद्ध हो गई कि उन्हें कईयों ने अपने यहाँ पूजा में भंडारा बनाने का ऑर्डर दे दिया। वह अब ज़्यादातर मंदिर के बहाने घर से निकलने लगी। इस पर मनीषा को शक हुआ, पर उसने सोचा चलो घर के काम करके ही तो जाती है, जाए जहाँ जाना है। उसने तो कभी यह सपने में भी नहीं सोचा होगा कि जिस बुढ़िया को वह कंगाल अपशकुनी मनहूस कहती है, वह इतना कुछ कर सकती है। इसी तरह कुछ महीने बीते और सावित्री जी प्रसिद्ध होती जा रही थी। एक दिन रमन घर आकर मनीषा से कहता है, सुनो, बिजनेस में बड़ा घाटा हो रहा है, ऐसा ही चलता रहा तो मुझे डर है जल्दी ही यह घर बेचना पड़ेगा। पर यह घर बेचकर हम जाएंगे कहाँ? मनीषा ने पूछा। हाँ, एक किराए का मकान देख रखा हूँ, मैं इस बुढ़िया को छोड़ आऊँगा आश्रम में और हम रहेंगे उस मकान में। हम दोनों अपना खर्च चला लेंगे, इस बुढ़िया को कौन उठाएगा बोझ? रमन ने कहा। फिर कुछ दिन बाद सुबह सुबह रमन ने सावित्री जी से कहा, चलो माँ, तुम्हें आश्रम छोड़ने चलता हूँ। अब यह घर मैंने किसी को बेच दिया है, तो इसलिए हम जा रहे हैं किराए के घर में, और तुम्हारा बोझ मैं नहीं उठा सकता। अब आज तुम्हारी वजह से मेरी यह हालत हुई है। कंगाल हो तुम, मुझे भी कंगाल बना दिया। हमेशा मेरी बरकत तुम्हारी वजह से ही नहीं हो पाई। ठीक है बेटा, तुम लोग जहाँ जाना चाहते हो जाओ। सावित्री जी हाथ जोड़कर बोली। बेटा बस 15 दिन की मोहलत दे दो, मैं अपने रहने का इंतजाम कर लूँगी, फिर मैं खुद चली जाऊँगी यहाँ से। बेटे ने सोचा, चलो ठीक है, खुद ही चली जाएंगी तो कोई मुझ पर उंगली भी नहीं उठाएगा। अब सावित्री जी ऐसे ही चुपके छुपाते लोगों को बुलाने पर खाना बनाने जाने लगी थी, जहाँ से उन्हें अच्छी खासी तनख्वाह भी मिलने लगी थी। तो करीब ऐसे ही 15 दिन निकल गए। अब तो सावित्री जी के पास खर्च के लिए पैसे की कोई कमी नहीं थी। धीरे धीरे पैसे ज़्यादा मिलने लगे तो उस बेचारे हलवाई ने सावित्री जी का एक बैंक अकाउंट खुलवा दिया। सावित्री जी दिन में गले में झोली और हाथ में डंडा लेकर घर से निकल जाती, ताकि बेटे बहू को लगे कि माँ मांग मांग कर अपना पेट गुजारा करती है। वह भी नहीं पूछते थे कि चलो हमसे तो पीछा छूटा। एक दिन उस हलवाई ने बताया कि लंदन में बहुत बड़ा आयोजन होगा, देश विदेश के लोग वहाँ पर अपने अपने तरीके का ट्रेडिशनल खाना बनाएंगे, और जिनका खाना ज़्यादा पसंद आएगा उसे 1 करोड़ का इनाम दिया जाएगा। यह सुनते ही सावित्री जी की आंखों में तो एक अजीब सी चमक आ गई। उन्होंने हलवाई से कहकर अपने विदेश जाने के सारे कागजात तैयार करवा लिए थे। जाने की तारीख आई तो सावित्री जी
हर रोज़ की तरह भीख मांगने की झोली और हाथ में डंडा लेकर और झोले में कुछ कपड़े डालकर घर से निकल आईं और उस हलवाई के साथ फ्लाइट पकड़कर लंदन के लिए रवाना हो गई। 2 दिन बाद आयोजन था। सभी लोग अलग अलग प्रकार के व्यंजन बना रहे थे। सावित्री जी वहीं 4 ईंट का एक चूल्हा जमाया, उसमें कोयला जलाया और दाल बाटी, मक्के की रोटी, सरसों का साग, खीर, पूरी सभी देसी आइटम बनाए थे। कुछ समय बाद बड़े बड़े लोग ने खाना टेस्ट करना शुरू किया। फिर हड़बड़ाहट में सावित्री जी के खाने में पानी गिर गया। किसी ने उनके खाने की तरफ झांका तक नहीं। जज विनर का अनाउंसमेंट करने जा रहा था। तब से सावित्री जी फटाफट दूसरी प्लेटिंग करके जज के सामने पहुंची। फिर कुछ ही देर में हुआ कुछ ऐसा जिसकी वह कल्पना भी नहीं कर सकती थी। सारी भीड़ सावित्री जी के खाने पर टूट पड़ी थी। लोगों का उनका सरसों का साग, बाटी, दाल, खीर, पूरी इतना पसंद आया कि लोग उंगलियां चाटते रह गए। यह देखकर सावित्री जी की आंखें भर आई। स्टेज पर जब उन्हें $1 करोड़ की धनराशि मिली तो पूरा हॉल तालियों से गूंज उठा था। कहते हैं ना, किस्मत बदलते हुए देर नहीं लगती। आज सावित्री जी की किस्मत भी बुलंदियों को छूने को तैयार थी। 1 करोड़ के साथ साथ उन्हें वहां रहने का भी सुविधा दी गई। सावित्री जी ने ठान लिया था कि अब वह यहीं रहकर अपना गुजारा करेंगी, क्योंकि घर वापस गईं तो बेटा बहू उनकी सारी धनराशि छीन लेंगे। उन्होंने हलवाई के साथ मिलकर वहीं पर एक रेस्टोरेंट खोल लिया। महीने बीते, साल बीते, ऐसे ही दिनों दिन सावित्री जी का नाम अखबारों में भी चर्चित होने लगा। विदेश में उनका देसी खाना मशहूर होने लगा। टीवी पर, मोबाइल पर उनके इंटरव्यू तक आने लगे। एक दिन सावित्री जी के बेटे बहू घर पर थे और उनका 10 साल का पोता मोबाइल पर शॉर्ट्स देख रहा था कि उसी समय सावित्री जी का इंटरव्यू का शॉर्ट्स आया और तभी चिंटू चिल्लाए, दादी दादी, पापा देखो, दादी मोबाइल पर आ रही है। दोनों ने सोचा कि बेटा हंसी कर रहा होगा, लेकिन जब चिंटू चिल्लाता रहा तो जैसे ही दोनों ने मोबाइल देखा तो दोनों के पैरों तले की जमीन सरक गई। उन्होंने तो सपने में भी नहीं सोचा था कि माँ विदेश में इतना नाम कमाएगी। उन्हें तो लग रहा था कि माँ कहीं मर गई होगी। इतने सालों में दोनों के मन में लालसा जागी, क्योंकि वे लोग तो किराए के मकान में ही रहते थे। कुछ दिन बाद फ्लाइट पकड़कर माँ के पास पहुँचे। वहीं कंगाल माँ की ठाट बाट देखकर उनकी आंखें फटी की फटी रह गई। वह सीधे सावित्री जी के रेस्टोरेंट में पहुंचे। सावित्री जी लाल सिल्क की साड़ी और हाथों में आईफोन और घड़ी पहने हुए बहुत सुंदर लग रही थी, जिन्हें पहले बेटों ने भिखारिन की तरह रखा था। दोनों माँ को देखकर उनके पैरों में गिरकर गिड़गिड़ाते हुए बोले, माँ हमें माफ़ कर दीजिए, हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई। हमने तो आपको यूं ही गंवार जाहिल कंगार समझ लिया था, लेकिन आप तो कोहिनूर के हीरा निकली। सावित्री जी ने दोनों को पहचानने से इनकार कर दिया और बोली, तुम हमारे मेहमान हो और हमारे कल्चर में सिखाया जाता है कि अतिथि देवो भव, इसलिए खाना खाकर जाना। तुम्हारे तरह भूखा नहीं मार रही हूँ। और हाँ, आज तुम्हारे कंगाल माँ कुछ पैसे दे रही है जो मेरे पोते की पढ़ाई के लिए है। एक नेक इंसान बनाना, अपने तरह नहीं। आखिरकार उन्हें वहाँ से मुँह की खाकर लौटना ही पड़ा। सावित्री जी विदेश में रहकर अपनी ज़िंदगी की गुजर बसर करने लगी थी। अगर आप सबको कहानी पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट, शेयर ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद। थैंक यू।